नमस्ते दोस्तों, फार्मानोट्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिन और आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ड्रग एक्टिंग ब्लड के ऊपर से कुछ हिपेरिन एंड वारफेरिन जैसे ड्रग्स को यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने वाले हैं, जो एग्जाम के तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपसे दरखास्त है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिएगा, हिपेरिन और वारफेरिन को डिस्टिंग्विश करेंगे हम कुछ पैरामीटर्स के तौर पर। तो पहला पैरामीटर है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि ड्रग को कहाँ से दिया जाता है। तो वारफेरिन की बात करेंगे, वारफेरिन में वार है, वार से और है, और से ओरल है, तो ओरल रूट से दिया जाने वाला ये ड्रग है। और ओरल रूट से दिए जाने के बावजूद भी ये अपनी बायोएबिलिटी 100% दिखाता है। दोस्तों, अगर हम खाना भी खाते हैं तो डाइजेशन से हमारा जो एब्सॉर्प्शन है वारफेरिन का थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन बायोएबिलिटी 99 से 100% मेंटेन रहती है इसके अंदर। तो ये मेम्ब्रेन क्रॉस आसानी से कर सकता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हिपेरिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, इसके नाम में है पैरिन। पैरिन से पैरेंटल रूट को याद रखिएगा, आईवी से दिया जाने वाला ड्रग है दोस्तों। इंट्रामस्कुलरली देने जाने से हिमाटोमा फॉर्मेशन का खतरा हो सकता है, तो आईवी रूट से इसे दिया जाता है, पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपके बता दूं, यहाँ पे हिपेरिन का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका मेम्ब्रेन एब्जॉर्बिलिटी बहुत कम होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये प्लेसेंटल बैरियर वगैरह क्रॉस नहीं कर पाता है। हम धीरे धीरे सारे पैरामीटर्स को देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो वारफेरिन जो है विटामिन के का एंटागोनिस्ट है दोस्तों। विटामिन के सभी को पता होगा, विटामिन के का क्या काम होता है कि हमारे बॉडी में वो ब्लड कोएगुलेशन के काम आता है। अब यहाँ पे वारफेरिन तो एंटीकोएगुलेंट ड्रग है, तो विटामिन के को जो कोएगुलेट करने के काम आता है विटामिन, तो इसको एंटागोनाइज करके एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट देता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे हिपेरिन, तो ये प्रोथ्रोम्बिन से जो थ्रोम्बिन बनता है, थ्रोम्बिन से फिर फाइब्रिन बनता है, और फाइब्रिन जो है क्लॉटिंग को रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इसी थ्रोम्बिन को इनिबिट करने का काम करता है। ये फैक्टर 2 होता है दोस्तों। थ्रोम्बिन क्या होता है? फैक्टर 2A एक्टिव हुआ जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, तो ये उसको थ्रोम्बिन बोलते हैं। इस थ्रोम्बिन को ये इनिबिट करता है, जिससे फाइब्रिन इनिबिट हो जाता है, जिससे क्लॉट नहीं बनेगा, कोएगुलेशन इनिबिशन हो जाएगा, यानी एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट पैरामीटर है, मैं यहाँ पे ब्लॉकिंग की बात करूंगा इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के तौर पर ही। ये जो वारफेरिन है वो एक्शन ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर को ही ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। जो कोएगुलेशन फैक्टर होते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग के काम आते हैं, उनके एक्शन को इनिबिट किया जाता है। और हिपेरिन उन फैक्टर्स के सिंथेसिस को ही इनिबिट कर देता है। सिंथेसिस ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर्स को ब्लॉक कर देता है, इनिबिट कर देता है। ये सिंथेसिस को ब्लॉक करेगा, ये उनके एक्शन को ब्लॉक करेगा। नेक्स्ट है प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करने की बात करूं। देखो, मैंने अभी आपको कहा था वारफेरिन ओरल रूट से देने जाने के बावजूद भी इसके 100% बायोअवेलेबिलिटी है। मेम्ब्रेन एब्सॉर्बिलिटी बहुत अच्छा है इसका, मेम्ब्रेन क्रॉसिंग बहुत अच्छे से करता है, तो प्लासेंटल बैरियर को भी ये आसानी से क्रॉस कर सकता है। और दूसरी बात करूं, हिपेरिन का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे प्लासेंटल बैरियर को भी ये क्रॉस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, तो इसके लिए वो बच्चे तक नहीं पहुंच पाता। जो मदर के पेट में बच्चा होता है वहां तक ये पहुंच नहीं पाता है। तो इन प्रेगनेंसी की बात करूंगा, तो ये हिपेरिन जो है वो एक चॉइस ऑफ ड्रग के तौर पर दिया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो बेबी तक नहीं जाएगा ये ड्रग। और यहाँ पे वारफेरिन जो है वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, तो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर रहा है, तो बच्चे तक जाके उसमें टेराटोजेनिसिटी लाने का चांसेस होता है। तो वारफेरिन जो है प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग है दोस्तों। हिपेरिन तो चॉइस ऑफ ड्रग रहेगा और वारफेरिन कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगा प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हाफ लाइफ देखेंगे दोनों ड्रग का। वारफेरिन का जो है बहुत ज़्यादा हाफ लाइफ है, 40 हावर्स इसको लगते हैं हाफ होने में, और ये 1.5 घंटे में हाफ हो जाता है हिपेरिन, ठीक है। नेक्स्ट बोलूंगा मैं इसका इफेक्ट, जो एक्शन आने में कितना देर लगता है। वारफेरिन को ज़्यादा देर लगेगा, 8 से 12 घंटे लगता है, लेकिन हिपेरिन आईवी रूट से देते हैं, तो ये कुछ मिनटों में ही एक्शन दिखाना स्टार्ट कर देता है। बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की, तो वारफेरिन का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों वो कोमेरिन से रिलेटेड होता है। डाइक्यूमेरॉल वारफेरिन जैसे ड्रग यहाँ पे आते हैं विटामिन के एंटागोनिस्ट के लिए, तो ये कोमेरिन डेरिवेटिव रहेगा। और ये जो है हमारा हिपेरिन, ये ग्लूकोजा अमाइनो ग्लाइकन्स का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जिसमें सल्फेट ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं ग्लूकोजा अमाइन ग्लाइकन्स से, ठीक है। तो ये थोड़ा एसिडिक ड्रग है हिपेरिन। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं इसका मेटाबॉलिज्म, जिसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी दूसरा नाम है। ये कौन से टाइप के रिएक्शन से ये बायो ट्रांसफॉर्म हो जाते। तो वारफेरिन जो है वो कॉन्जुगेशन रिएक्शन में आता है, फेज 2 में आएगा कॉन्जुगेशन रिएक्शन विथ ग्लूकोरोनिक एसिड, ठीक है। और ये डीपोलराइजेशन एंड डिसल्फेशन से हिपेरिन का मेटाबॉलिज्म हो जाता है, इनएक्टिव प्रोडक्ट्स बनते हैं दोस्तों।
एंटीडोट्स की बात करेंगे, अगर ये ड्रग हमने दिया और पेशेंट को थोड़ा ज़्यादा हीमोरेज हो गया तो हमने उसको रोकने के लिए कौन से ड्रग दे सकते हैं। वारफेरिन ज़्यादा देते हैं तो ये भी एक एंटीकोएगुलेंट है, ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, हीमोरेज कॉज कर सकता है, तो उसे रोकने के लिए हम विटामिन K1 का डोज दे सकते हैं दोस्तों, विटामिन K1 का। ठीक है, तो ये इसका भी इफेक्ट मिलने के लिए हमें 24 घंटे लगते हैं, 24 हावर्स के बाद में इसका इफेक्ट मिलता है। तो हम डायरेक्ट अगर इमीडिएट एक्शन चाहिए, इमरजेंसी केस है, तो फ्रोजन प्लाज्मा भी दे सकते हैं। बात करेंगे हिपेरिन, हिपेरिन को देने की वजह से अगर हिमोरेज होता है, ब्लीडिंग होता है, तो उसके लिए हम ये प्रोटीन दे सकते हैं। प्रोटामाइन सल्फेट जैसा ड्रग यहाँ पे देना है जो इसका एंटीडोट है। ठीक है, एंड प्रोटामाइन सल्फेट को याद रखिएगा हिपेरिन टॉक्सिसिटी में। नेक्स्ट है एंटीजेनिसिटी की बात करूंगा मैं यहाँ पे। तो हिपेरिन की वजह से एंटीजेनिसिटी होती है जो कि वारफेरिन की वजह से नहीं होती है। तो एंटीजेनिसिटी होने की वजह से जब हम हिपेरिन देते हैं पेशेंट को तो उसके बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है, तो एंटीजन एंटीबॉडी बन के यहाँ पे रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने मिलते हैं, फेवर चिल्स वगैरह आ सकते हैं हिपेरिन के साइड इफेक्ट में। तो ये भी याद रखिएगा, ये एंटीजेनिक है, एंटीजन करके काम करता है हमारे बॉडी के लिए, जिसकी वजह से जिसके खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है वारफेरिन का, पर्पल टो सिंड्रोम। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पर्पल टो सिंड्रोम जो है वारफेरिन की वजह से होने वाला साइड इफेक्ट है, और ये प्लासेंटा को बैरियर कर जाता है, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसलिए ये टेराटोजेनिक भी हो सकता है। अगर वो देते हैं और प्लासेंटा क्रॉस करके बच्चे तक जाता है तो उसमें हमें टेराटोजेनिसिटी इफेक्ट मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बात करेंगे हिपेरिन की, तो हिपेरिन में क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट्स कम होने के चांसेस होते हैं, हिपेरिन इंड्यूसर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया HIT के चांसेस होते हैं ये यहाँ पे। और मैं आपको बताया है मैंने, जैसे इसे IV रूट से देना चाहिए, अगर IM रूट से देते हो, इंट्रामस्कुलरली देते हो, तो हिमेटोमा फॉर्मेशन हो सकता है दोस्तों। ठीक है, इसका खतरा हो सकता है। तो ये एडवर्स इफेक्ट इसके इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। और खास तो दोनों एंटीकोएगुलेंट है तो ब्लीडिंग हिमोरेज जैसे साइड इफेक्ट तो यहाँ पे हमें दिखेंगे ही दिखेंगे। तो दोनों की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एक बार फिर से देखते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है, यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, फैक्टर 12 जो एक्टिवेट करता है फैक्टर 11 को, जो एक्टिवेट करता है फैक्टर 9 को, जो एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर 7 जो है वो एक्टिवेट करता है 10 को, और जब 10 फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है ना, 10A से होता है एक्टिवेट, तो वो प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 2 को एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है फैक्टर 2A में, और ये जो थ्रोम्बिन बनता है वो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाता है, जिसे हम क्लॉट बोलते हैं, कोएगुलेशन बोलते हैं दोस्तों। तो हमारे जो ड्रग है एंटीकोएगुलेंट हिपेरिन एंड वारफेरिन, देखिए कहाँ कहाँ एक्ट कर रहे हैं। हिपेरिन यहाँ इंट्रिंसिक पाथवे को रोकने की कोशिश करेगा, लो मॉलिक्यूलर हिपेरिन, हिपेरिन जैसे ड्रग। और बात करेंगे वारफेरिन की, तो ये एक्सट्रिंसिक पाथवे को रोकने का काम करता है, और हिपेरिन देखिए डायरेक्टली थ्रोम्बिन को भी इनिबिट करके काम करता है फैक्टर 2A को। ठीक है, तो इसी को हम समझेंगे थोड़ा डिटेल्स में ये कैसे काम करते हैं। देखिएगा, हिपेरिन एक स्ट्रक्चर होता है, ये इसमें कुछ स्पेशल पेंटासैकेराइड सीक्वेंस होता है, ये 5 यहाँ पे पेंटासैकेराइड का सीक्वेंस होता है जो बहुत ही सही तरीके से काम करता है इस एंटी थ्रोम्बिन को पकड़ने के लिए। जब ये पेंटासैकेराइड सीक्वेंस जो प्रेजेंट होता है हिपेरिन में, ये यहाँ पे एंटीथ्रोम्बिन को कनेक्ट करने के काम आता है। जैसे एंटीथ्रोम्बिन को कनेक्ट किया जाता है, एंटीथ्रोम्बिन क्या है, फैक्टर 3 होता है जिसको अल्फा ग्लोबुलिन बोला जाता है। जब ये कनेक्ट होता है इसके साथ में, तो ये फैक्टर 2A यानी थ्रोम्बिन को एंड फैक्टर 10A को रोकने का काम करते हैं, जो कि आगे जो फाइब्रिन बनाने की कोशिश करते हो वो नहीं बनाने देगा, ये हिपेरिन को फाइब्रिन थ्रोम्बिन नहीं बनाने देगा, तो हमें एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट मिलता रहेगा। इसके साथ में याद रखिएगा, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन एंड फोंडापेरिनेक्स जो है सिर्फ और सिर्फ फैक्टर 10A को ही ब्लॉक करते हैं। ये हिपेरिन जो है दोनों को करता है, 10A एंड 2A दोनों को ब्लॉक कर सकता है, लेकिन ये जो है लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन एंड फोंडापेरिनेक्स फैक्टर 10A को ब्लॉक करते हैं। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, ये सारे PDF हम हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं, तो हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल की PDF मेंबरशिप आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करनी है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ दोस्तों, 999 रुपीज़ के भुगतान के तौर पर आप ये मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ये कंट्रीब्यूशन आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से कर सकते हो, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम से। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको पूरा एक्सेस मिलेगा हमारे PDF के साथ में, और आप आपकी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हो, एक सही दिशा में कर सकते हो, और आपका स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। तो चलिए वारफेरिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझते हैं।
देखिएगा, हमने बोला था आपको कि कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनका नाम है फैक्टर 2, 7, 9, 10, 2, 7, 9, 10 वाले। इनमें ग्लूटामिक एसिड का रेसिड्यू होता है जो आगे कार्बोक्सिलेशन से CO2 का ऐड होके ये एक्टिव हो जाते हैं, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स, जिनके बाद में यहाँ पे गैमा पोजीशन पे कार्बोक्सी ग्रुप ऐड हो जाता है। तो गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिल रेसिड्यू ये बन जाते हैं, ये एक्टिव फैक्टर्स होते हैं फैक्टर 2, 7, 9, 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो विटामिन के जो है रिड्यूस फॉर्म में आके यहाँ पे विटामिन के इपॉक्साइड में बन जाता है। ठीक है, और ये इपॉक्साइड जो है आगे अगेन रिड्यूस फॉर्म में बन जाता है, जिसे ये NADPH जो है NADP में कन्वर्ट होकर हाइड्रोजन देता है, जिसका ये रिड्यूस फॉर्म बन जाता है। तो ये जो यहाँ पे रिएक्शन चल रहा है दोस्तों, तो ये जो रिडक्शन का है, रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है, विटामिन के इपॉक्साइड का रिडक्शन होने वाला है। विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम होता है, जिसकी वजह से ये रिड्यूस्ड विटामिन के जो है आगे इन फैक्टर्स को एक्टिव करता है जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये अगर फैक्टर एक्टिव हो जाते हैं तो ये प्लेटलेट मेम्ब्रेन के साथ में बाइंड हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस, जो क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और आगे क्लॉट बन जाता है, थ्रोम्बस बन जाता है, कोएगुलेशन इफेक्ट मिलता है। तो ये पूरा रिएक्शन लीवर के अंदर होता है दोस्तों। लीवर में ये क्लॉटिंग फैक्टर्स का एक्टिवेशन चलता है कार्बोक्सिलेशन से, विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम से। अब इसी एंजाइम को इनिबिट करता है हमारा एंटीकोएगुलेंट ड्रग वारफेरिन दोस्तों। यहाँ पे है वारफेरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कोमेरिन का डेरिवेटिव है वारफेरिन। तो इस विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को ये इनिबिट करता है। एंजाइम का नाम याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को वारफेरिन यहाँ पे ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं होगा, फैक्टर एक्टिव नहीं होंगे, प्लेटलेट को नहीं चिपकेंगे, फिर क्लॉट नहीं होगा, तो एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट हमें मिलता रहेगा। तो जाहिर सी बात है, ये पूरा रिएक्शन लीवर के अंदर हो रहा है। तो लीवर का अगर डिसऑर्डर हो जाए, हिपैटिक डिसऑर्डर हो जाए, लीवर में खराबी हो, या फिर विटामिन के की डिफिशियंसी हो किसी पेशेंट के अंदर, तो वहाँ पे हमें कोएगुलेशन इफेक्ट नहीं मिलेगा, यानी एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट मिलेगा। और जिसका लीवर खराब है, विटामिन के की डिफिशियंसी, ऐसे पेशेंट में अगर हम वारफेरिन ड्रग को देंगे तो जाहिर सी बात है वारफेरिन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा, पिक इफेक्ट मिलेगा। तो उसकी वजह से एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट हमें मिलता रहेगा दोस्तों ज़्यादा तौर पर। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा दोस्तों। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और उन लोगों से मेरी दरखास्त है, गुजारिश है, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे क्या होता है कि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, एक मैसेज मिलेगा, जिसकी वजह से कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा दोस्तों। तो फिर एक बार मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।